इन लोगों को भी थोड़ी सी ग्रेस होनी चाहिए, थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए। Good evening and welcome to Tonight with Faria. एक और इकामा, एक और नाअहली. Let's take a look at the headlines tonight. वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ ताहयात नाअहल हो गए। ख्वाजा आसिफ सादिक और अमीन नहीं रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुत्तफिका फैसला। क्या वजह है किसी वजीर आजम ने मुद्दत पूरी नहीं की? नवाज शरीफ का गिला। वजीर खारजा के बाद वजीर दाखिला एहसन इकबाल पर भी नाअहली की तलवार लटकने लगी। क्या मुस्लिम लीग नून के लिए सियासी बहरान संगीन होता जा रहा है? पूछेंगे रहनुमा मुस्लिम लीग नून कैसर शेख से, तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार से, माहिर कानून राजा आमिर अब्बास से। And a very warm welcome to the show. साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के बाद पाकिस्तान के वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ भी ताहयात नाअहल हो चुके हैं। ख्वाजा आसिफ पर बैरून मुल्क मुलाजमत करने और इकामा रखने का इल्जाम था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस ने आज उनकी नाअहली का मुत्तफिका फैसला सुनाया है। ख्वाजा आसिफ भी नवाज शरीफ की तरह आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल हुए हैं। फैसले के मुताबिक सादिक और अमीन नहीं रहे और पार्लिमानी सियासत से हमेशा के लिए बाहर हो गए हैं। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि बज़ाहिर मुलाजमत का मुआहदा यूएई कानून को धोखा देने का इतराफ है। मुलाजमत के फर्जी मुआहदे का मौक़िफ़ इस शख्स ने अपनाया जो रुकने पार्लियामेंट है। ख्वाजा आसिफ ने कागजात नामजदगी में मुलाजमत का मुआहदा छुपाया। मुलाजमत का मुआहदा छुपाना बिलाशुबा एक मुहलिक इक़दाम था। ख्वाजा आसिफ ने दुबई में मुलाजमत के मुआहदे का इतराफ किया। अवाम का पार्लियामेंट पर एतमाद अरकान के किरदार पर मुनहसर है। दरख्वास्त गुजार की जमात पार्लियामेंट में मामला उठाती तो मुनासिब था। सियासी शख्सियत को नाअहल करने के बजाय वोटर्स के ख्वाब टूटने का दुख है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने इस फैसले पर अपना रद्द अमल देते हुए कहा ट्विटर अकाउंट पर कि जिसका वोट के मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते उसको फिक्स्ड मैच में नाअहल करा दो, मगर याद रखो अवाम अब ख्वाजा आसिफ के साय को भी वोट देंगे। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने इस केस के आगाज में ख्वाजा आसिफ को मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क करार दिया था। उस वक्त उन्होंने क्या कहा था, लेट्स वॉच हिम। मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क है आदमी, जो आदमी के बैंक अकाउंट से अमेरिका में अपनी बीवी के नाम पे पैसा भेज रहा है, जिसको दुबई में बाहर 16 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ख्वाजा आसिफ मुझे जवाब दे, मुझे एक दुनिया की डेमोक्रेसी बता दे जिधर मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर का दुबई में एक कंपनी के लिए काम कर रहा है, जो कंपनी कहती है कि इसने 5 दिन हफ्ते में व 8 घंटे दिन में काम करना है। 16 लाख रुपए दिन में तनख्वाह ले रहा है उस कंपनी से। 16 लाख रुपए की तनख्वाह किस चीज की ले रहे हैं? ये लीगल कंसल्टेंट है। इससे बड़ा फ्रॉड हो सकता है, इससे बड़ा झूठा आदमी हो सकता है जो एक छोटे से बैंकिंग से उठ के तो ये लीगल कंसल्टेंट पे 16 लाख रुपए महीने की तनख्वाह ले सकता है। इसके पास प्रेजेंट कर रहे हैं उस्मान डार इनके बैंक अकाउंट्स। उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। बड़ा लंबा अरसा आप लगे रहे हैं। पहले आपने जो धांधली का केस था वो, बट वहां पे ख्वाजा आसिफ जीत गए। अभी दूसरा केस है। सो एज अ पॉलिटिकल अपोनेंट आप किस तरह देख रहे हैं इस मामले को? देखिए, पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि 5 साल की ये जद्दोजहद थी और इलेक्शन से कुछ माह कबल अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई। मैं पहले मरियम बीबी की बात पे आना चाहता हूँ जो उन्होंने ट्वीट किया है। देखिए, सियालकोट की हिस्ट्री में जो मैंने वोट्स लिए थे 72,000 वोट्स, वो आज तक जीतने वाले ने भी नहीं लिए थे। और इनका ये कहना जी कि उनके साय को वोट पड़ेंगे, ये इनको अगले इलेक्शन में पता चल जाएगा कि वहाँ इनको उम्मीदवार नहीं मिलेगा सियालकोट में। अभी तक हमने ये देखा, जैसे आप NA जो लाहौर में जहाँ पे नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए NA 290 में, कि कुलसूम नवाज साहिबा जीत गई, जहाँ पे यूजुअली ये हुआ, आपने खुद भी जहांगीर तरीन साहब के मामले में अगरचे हार गए उनके बेटे, लेकिन उनको वोट तो पड़े। तो अगर ख्वाजा आसिफ अब किसी अपने बेटे को, भांजे को, भतीजे को खड़ा कर देंगे तो उनको वोट नहीं पड़ेंगे। तो ये वोट पड़ेंगे, लेकिन ये कहना कि शायद ये वो बहुत बड़े कोई आइकॉन है वहाँ और उनके साए
को भी वोट पड़ेंगे और वो जीत जाएंगे। देखें लाहौर भी इनका किला था NA 120 जो है, तो कितने मार्जिन से जीते थे, कितना जोर लगाया, कितना बजट लगाया, पंजाब हुकूमत, ज़िले हुकूमत, ज़कात उशर का माल लगा वहाँ, फिर इन्होंने खुद जो पैसे लगाए, उसके बावजूद ये जाके चंद हज़ार वोटों से जीतते हैं। असल बात ये है, देखें ये जो कानून है जिस पे आज ये नहल हुए हैं 62(1)(f, ये खुद पार्लियामान ने बनाया है, ये कोई अदलिया ने नहीं कानून बनाया, अदलिया तो उस पर अमल कर रही है और उसमें सादक और अमीन होना ज़रूरी है। मैं सिंपली आपको सिर्फ ये बताता हूँ कि ख्वाजा आसिफ ने जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट था वो छुपा रखा था और इन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स में खुद को बिजनेसमैन डिक्लेयर किया हुआ था। ये कह रहे हैं कि मैंने डिक्लेयर कर दिया था, आप कह रहे हैं कि नहीं किया था। आपको कहाँ से मिले थे ये पेपर्स? ये इनके नॉमिनेशन पेपर्स में थे, नॉमिनेशन पेपर्स में थे, तो फिर वो यही तो कह रहे हैं कि मैंने खुद डिक्लेयर, नॉमिनेशन पेपर्स में से इन्होंने लिखा हुआ है खुद को बिजनेसमैन। ठीक है। और जब मैंने इनके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए तो उसके अंदर एक अकामा लगा हुआ था और ये कहते हैं मैंने डिक्लेयर किया हुआ है। अब वो अकामा इस तरह पकड़ा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपसे 3 साल की ट्रैवलिंग हिस्ट्री मांगता है और 7 एक्सपेंसेस मांगता है, उसमें ये अकामा लगा हुआ था। अकामा जायज है, नाजायज है, लीगल है, इलीगल है, ये एक डिफरेंट बहस है। ये अकामे पे नहीं, अकामे से पहले फिर आप यूएई में या तो प्रॉपर्टी खरीदते हैं या कोई कारोबार करते हैं या इसी तरह एम्प्लॉयमेंट करते हैं, तो वो एक मुआहदा होता है, उसकी बेस पे आपको वीजा मिलता है जिसको अकामा कहते हैं। ठीक है। वो एक जुर्म नहीं है। जुर्म यह है कि ये जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं अगर वो पाकिस्तान में डिक्लेयर नहीं करते, अगर ये वो कारोबार कर रहे हैं वो यहाँ डिक्लेयर नहीं करते, जिस तरह ये एम्प्लॉयमेंट कर रहे थे, फुल टाइम बोनस ले रहे थे साल का, ये 16 लाख रुपए महीना तनख्वाह ले रहे थे काम ना करने की। ट्रस्ट मी, मेरा ये मानना है कि आप हमारे वजीर खारजा से ज्यादा कॉम्पिटेंट और क्रेडिबल हैं। 16 लाख रुपए माशाल्लाह, यू डिजर्व दैट मच बिग अमाउंट। पॉइंट आपका इज देयर और ऑब्वियसली कोर्ट ने उसको माना है, तभी ये फैसला आया है। बट राजा आमिर अब्बास साहब, इम्प्लीकेशंस क्या जाएंगी? क्योंकि ऑलरेडी एक नैरेटिव बना हुआ है, मैं इस पर लीगल पैरा में भी बात करूंगी, लेकिन एक नैरेटिव अगर सियासी तौर पे पहले बात कर लें कि वजीर आजम को नाअहल कर दिया, वोट को इज्जत नहीं दी गई, अब फॉरेन मिनिस्टर हट गए, तो क्या उस नैरेटिव को तकवीयत मिल जाएगी या दूसरी तरफ बात जाएगी? देखिए वो नैरेटिव तो चेंज होता रहा। शुरू में आ गया नैरेटिव कि जी ये मुझे पैसे ना लेने पे निकाला, उसके बाद आ गया वोट को इज्जत दो, अभी तो नैरेटिव ये चल रहा है। उसके बाद अब लोग भी ये देखेंगे कि क्या वजह है कि इस मुल्क का जो फॉरेन मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर क्या कर रहा है कि उसने 3 कॉन्ट्रैक्ट्स थे, ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग देयर वर 3 कॉन्ट्रैक्ट्स, और जो उसने छुपाए हुए थे और अबू धाबी में बैंक अकाउंट्स भी थे वो भी डिक्लेयर नहीं किए थे, और ये सोर्स ऑफ इनकम जो उनसी थी। अब तो इसमें इवन नैब भी आ सकती है कि बताइए अगर आपके पास आप कहते हैं कि आप यहाँ पे काम कर रहे थे और वहां से तनख्वाह ले रहे थे, और एक बहुत बड़ी ब्लंडर एज ए लॉयर जो मैं समझता हूँ कि वो खुद एक लेटर लेके आ गए उसके ओनर से सही कि मैं काम कर रहा हूं, और उसमें लिखा हुआ है कि जी मैं काम करता हूं और मैं टेलीफोन पे लीगल एडवाइस देता हूं उनको। अब दिस इज अगेन निगेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट कुछ कर रहा है। इसी पे कोर्ट ने लिखा कि फॉरेन मिनिस्टर से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो इवन यूएई के डॉज करे कि उनके पास इस किस्म के डॉक्यूमेंट्स करे। जी, तो दिस इज व्हाट इट इज आल्सो इन द जजमेंट। और इससे देखिए पॉलिटिकल आप कोर्ट्स जो सी हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने के बाद कोर्ट्स मजबूर हैं, ये 1 इंच भी इधर उधर नहीं हो सकती। नवाज शरीफ साहब का फैसला, वो जजमेंट मौजूद है, हम उसको प्रेसिडेंट समझेंगे कि दैट इज द प्रेसिडेंट, दैट इज द लॉ दैट इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ज़ियाउल हक साहब ये 62(1)(f लेके आए थे जब इस्लामिक वो आए थे, तो उसके बाद से लेके अब तक ये मौजूद था, और 18वीं तरमीम जब आ रही लेकिन अगर आप लीगल तरफ से आज सवाल नवाज शरीफ साहब पूछते हैं, आई एम श्योर ख्वाजा से भी पूछेंगे कि उन्हें क्यों निकाला, क्या है असल वजह, क्या है निकाले जाने की? असल वजह नॉन डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स है, नॉट अकामा। इनके केस में भी अकामा इज जस्ट लाइक आपके पास एक वहां का टेम्परेरी रेजिडेंस बोलना हुआ, आपने डिक्लेयर नहीं करना एसेट्स को। अब इसमें भी उनके जो एसेट्स थे जो तनख्वाह की मद में ले रहे थे, जो वहां हबीब बैंक था और एक अबू धाबी का और बैंक था, उसमें जो अमाउंट्स थे उसको इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, और डिक्लेयर ना करने पे वो एसेट्स की मद में आ जाता है। इसमें अकामा सिंपल केस था या कॉम्प्लिकेटेड था? नहीं, इट्स वेरी सिंपल। 16 पेशियां हुई हैं टोटल, 16 पेशियां हुई हैं और फैसला आ गया। जो अब तीसरी तरफ कहा जा रहा है कि इंटीरियर मिनिस्टर
का मामला भी है और वो अब्राल हक साहब लेकर जाएंगे, वो भी आपको ऐसे ही मामला देखिए, वो लगता तो है? मुझे लगता है इससे भी जल्दी होगा, लेकिन अगर उन्होंने भी डिक्लेयर नहीं किया हुआ, अभी मुझे नहीं इल्म कि उन्होंने डिक्लेयर किया है, क्योंकि बात सिर्फ अकामे की नहीं होती, बात होती है कि उस अकामे के तहत जो आपके एग्रीमेंट्स हैं और जो पैसे आप ले रहे हैं, आया वो आपने अपने नॉमिनेशन में डिक्लेयर किए हुए, फॉर्म में डिक्लेयर किए हैं या नहीं। अगर उन्होंने नहीं किए हुए वो प्रोफेसर साहब ने, तो उसमें फिर उनको मेरे ख्याल 16 पेशों की अब गुंजाइश नहीं है, इससे जल्दी भी ये डिसीजंस आ सकते हैं। ओके, we'll take a break here. Keep watching Tonight Fair. एंड वेलकम बैक। कैसे शेख साहब, बहुत बड़ा सेटबैक है पीएमएलएन के लिए। पहले प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई हुए, अब फॉरेन मिनिस्टर डिस्क्वालीफाइड होते हैं अकामा के बेस पे। किस तरीके से पार्टी इसको फेस करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप दुरुस्त कह रही हैं जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ख्वाजा आसिफ साहब हमारी पार्टी के स्टालवर्ट हैं और बहुत बड़े लीडर और फॉरेन मिनिस्टर हैं इस वक्त, तो सेटबैक है पार्टी को, नो डाउट इन इट। फेस तो पार्टियां करती हैं जी, कोई शख्सियात अपनी जगह पे बहुत अहम होती हैं, लेकिन शख्सियात का ये मतलब है कि एक शख्सियत का ये मतलब नहीं होता कि पार्टी जो है वो पार्टी बहुत लोगों के साथ मुश्तमिल होती है, उनको मिला के। तो मेरे ख्याल में तो पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि इसको कोप अप करे। पर एक कहा ही जा रहा है लॉ एक्सपर्ट्स के मुताबिक कि स्ट्रेट फॉरवर्ड केस था, खासतौर पर नवाज शरीफ साहब की नाअहली के बाद, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहबा इसको फिक्स्ड मैच करार दे रही हैं। आपका भी ये मौकफ है, पार्टी का भी ये मौकफ है कि ये फिक्स्ड मैच है, ज्यादती हुई है दोबारा? जी, मुझे पार्टी का मौकफ तो मैं इसलिए कह नहीं सकता कि पार्टी की हमारे यहाँ कोई मीटिंग्स नहीं होती, मीटिंग नहीं होती कोई, आजकल नहीं हो रही है, पहले भी नहीं होती, बहुत कम होती है। हमारी पार्टी की जो ऑफिशियल मीटिंग्स होती है ना, पार्लिमानी पार्टी की जिसको कहना चाहिए मीटिंग, वो पिछले 5 साल के टेनोर में जब मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो शायद 4 साल में 5-6 बार हुई, और अभी कोई 3-4 बार पिछले साल। फिर आपको मौकफ कैसे पता चलता है पार्टी का? हमें नहीं पता, हमें तो यही तो आप लोगों को चाहिए था इस बात को ज़्यादा हाईलाइट करें। मैं तो अपनी तकरीर 2 साल पहले मेरी जो बजट तकरीर थी उसमें मैंने बड़ी खुल के ये बात की थी कि इतने काबिल लोग आपके पास पार्टी में मौजूद हैं, तो आप मशवरे के बगैर या कंसल्टेशन एक दूसरे के साथ, ये इतना बड़ा मामला चल रहा है आपके सामने है कि इतने अरसे से, लेकिन हमें तो कुछ पता नहीं कि क्या तो आपको मौकफ भी देना चाहिए, मशवरा भी देना चाहिए, ऐसा कोई मौका नहीं मिला आपको? नहीं, हमें नहीं मिला। किसको, किस तरह? यही आपके मीडिया के थ्रू देते हैं, और तो हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो पता ही नहीं। आप पीएमएलएन में ही है ना? मैं पीएमएलएन में हूँ और मैं 25 साल से पीएमएलएन में हूँ। मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि देखिए, मैंने 5 इलेक्शन लड़े हैं, 2 इलेक्शन पीएमएलएन से लड़े, और 3 जब मुझे उन्होंने टिकट नहीं दिया तो किसी पार्टी में नहीं गया। आज तक मैं पीपल पार्टी में नहीं गया, काफ लीग में नहीं गया, पीटीआई में नहीं गया, मैं पीएमएलएन से लड़ा हूँ या आजाद लड़ा हूँ, अगर टिकट भी नहीं। ये जो खबरें हैं कि मियां नवाज शरीफ का, मरियम नवाज साहिबा का एक बहुत ही जोरदार किस्म का मौकफ रहा है जो पार्टी में इतना पसंद नहीं किया गया, मसलन इदारों से डायरेक्ट टकराव लेने का, चौधरी निसार साहब जो कह रहे हैं वो अकेले नहीं कह रहे, और लोग भी ऐसा सोचते हैं, शायद ये बात सच हो, क्योंकि पार्लिमानी मीटिंग होगी तो पता चलेगा लोग क्या सोच रहे हैं। मैं कैसे जैसे आपने खुद कहा, देखिए ना, मौकफ हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब कोई इदारों के खिलाफ बात नहीं कर रहे, और मियां नवाज शरीफ साहब का बयान है। अब हमें ही नहीं पता चल रहा, इसी तरह चौधरी निसार साहब का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जब पार्टी मीटिंग होती है तो उसमें सब लोगों की राय आ जाती है और पता चलता है कि मेजॉरिटी किस तरफ सोचते हैं, और अगर कोई फ़र्क है, कहीं तब्दीली है तो क्या करनी है या नहीं करनी। हमें तो, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि साल में 1-2 पार्टी या 3 पार्टी की मीटिंग होती है, ये तो रोज़ आजकल इतने ड्रामेटिक चेंजेस आ रही हैं। तो आप मेरे लिए तो मेरा इंडिविजुअल आप पूछ सकती हैं, मेरी जाती राय तो इंडिविजुअल बता दें, आप लोगों में भी जाते हैं, वहां में भी कैसा तसर जाएगा कि अकामा के ऊपर आपके फॉरेन मिनिस्टर भी चले गए, पहले प्राइम मिनिस्टर चले गए? जी, हमारा देखें ना, अकामा पे जो है हमें बड़ा तकलीफ हुई है हमारी पार्टी में। अकामा इतना बड़ा मसला मेरे ख्याल में नहीं है, लेकिन मैं तो कोई आई एम नोबडी टू क्रिटिसाइज और टू कमेंट ऑन दी जजमेंट्स ऑफ दी एपेक्स कोर्ट, और मैं समझता हूँ कि इदारों का बिल्कुल, हमारे पाकिस्तान को अगर हमने ठीक सिमत में चलाना है तो सब इदारों को मिलजुल के काम करना है, और हमको हम समझना है कि इदारे क्या कह रहे हैं। और लेकिन इतने बड़े मामलात को कि वज़ीर आज़म को तब्दील कर दिया जाता है, पिछले 70 साल में कोई एक वज़ीर आज़म ने भी टाइम पूरा नहीं किया। कानूनी तौर से
फैसला तो देखो अदालतों ने कानून के मुताबिक देना है, कानूनी तौर पे उसकी वजह हो सकती है, लेकिन वैसे लोग इससे कन्विंस नहीं हो रहे। यानी हमारे लोग के सिर्फ एक इस अकामा के मसले पे गलती होगी, उसमें कानूनी सुकम होगा, लेकिन सिर्फ इस वजह से एक प्राइम मिनिस्टर को हटा देना और जो इतने बड़े मैंडेट को लेके आए, इतने बड़े ज़्यादा वोट लिए हैं, तो ये कोई बज़ाहिर इतनी कोई खुशाई। ये जो आप बात कर रहे हैं ये बार बार कहीं भी गई है। आई कम टू यू ऑल्सो उस्मान, लेकिन अगर आप उसका लीगल पैराए में समझा दें कि क्या इतनी मासूम सी बात है कि इकामा था और गलती हो गई टेक्निकली। देखिए, ये गलती इनसे पता कब हुई कि गलती हुई कि जब इन्होंने पार्लियामेंट में इसको सॉल्व करना था। गलती हुई इन्होंने जब इन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट को खुद लिखा कि जी ये पैनामा पे आप डिसीजन दिए। आज की जजमेंट पढ़ें तो उसमें भी बड़ा एक उन्होंने पैरा लिखा है कि उन्होंने कहा कि हमें बड़ा अफसोस हो रहा है कि हम ये जो पॉलिटिकल मैटर्स हमारे पास रेफर होते हैं और इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन के खिलाफ फैसला दे रहे हैं, लेकिन हम मजबूर हैं कि हमारे पास जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आएगी तो हमने उसको डिस्कस करना है और उस पर एक डिसीजन देना है। आज की जजमेंट में भी है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई चीज आप मामला लाएंगे कि जी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 62(1)(f) की इंटरप्रिटेशन करें और बताएं कि जनाब ये इसके तहत सादिक और अमीन हैं कि नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपनी जो लिमिट्स हैं उसी कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को सामने रखना है। फिर उसने ना पार्लियामेंट को देखना है ना अवाम को देखना है कि ये 2 करोड़ लोगों से वोट लेके आए हैं, उन्होंने देखना है कि कानून इसमें क्या कहता है। यही वो चीज थी कि अब जब इनकी दूसरी पिटीशन लगी कि जी इसमें ये बताइए कि इसमें 62(1)(f) में कितना टाइम पीरियड होगा, इसकी नाअहली की मुद्दत क्या होगी, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो काम पार्लियामेंट का था कि उसमें बताते कि इसकी मुद्दत क्या है। ठीक है, ये पार्लियामेंटेरियंस का काम था कि 62(1)(f) को रखना है नहीं रखना, इसको निकालना है। अबरारुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई के मेंबर हैं, वैसे भी आप सब उनको जानते हैं। अबरारुल हक साहब ने कहा है कि वो अब इंटीरियर मिनिस्टर यानी कि एहसन इकबाल साहब के खिलाफ अदालत में इसी मामले को लेकर जाएंगे, इकामा के मामले को। थैंक यू सो मच अबरारुल हक साहब। क्या केस आप लेकर जाना चाहते हैं अदालत में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इस मुल्क के अंदर गरीब के लिए, मजदूर के लिए और वजीर के लिए एक कानून बन गया है और जजेस को अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी है कि इतने बड़े बड़े फैसले दिए हैं। पहले ऐसे नहीं होता था, हम लोग सिर्फ तसव्वुर करते थे। दूसरी बात, मैं उस्मान को भी और पूरे पाकिस्तान को भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ इतने अच्छे इतने बड़े फैसले पे। तीसरी बात यह कि एहसन इकबाल का भी सेम आइडेंटिकल केस है, इससे कोई मुख्तलिफ नहीं है। मेरा तो ख्याल है उनको पहले ही मुस्ताफी हो जाना चाहिए, अगर नहीं भी होते तो नाअहल हो जाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि सेम केस है। उनका भी अकामा था, उन्होंने भी छुपाया था और कंसीलमेंट एसेट्स, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स की बुनियाद पे यही 62(1)(f) के तहत वो भी इंशाअल्लाह इसकी जद में आएंगे और वो भी नाअहल होंगे। और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में जितने भी ऐसे लोग हैं, मैं कहता हूँ जिस पार्टी में भी हैं, चाहे पीटीआई में है चाहे PMLN में है, कम से कम डेमोक्रेटिक प्रोसेस, इंसाफ का प्रोसेस शुड गो ऑन। यहाँ पे राजा आमिर अब्बास साहब मौजूद हैं, उनका ख्याल ये है कि एहसन इकबाल साहब का केस उससे भी ज्यादा सिंपल है जितना कि ख्वाजा आसिफ का केस था और शायद आपको 16 पेशियां भी ना जाना पड़े। दिस इज हिज ओपिनियन, वो भी लीगल एक्सपर्ट है। लेकिन ओवरऑल जो एक नैरेटिव बनाया है PMLN ने कि हुकूमत को काम करने नहीं दिया जा रहा, अगर फॉरेन मिनिस्टर के बाद पहले प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और फिर इंटीरियर मिनिस्टर के खिलाफ आप ये फैसला करवा लेते हैं तो क्या उनके नैरेटिव को तकवीयत नहीं मिलेगी? देखिए, उनके नैरेटिव पे तो जरा आप सुन ले मेरी बात। जिन लोगों ने कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन किताब पढ़ी हुई है, उनको पता है कि चंद ममालिक ऐसे हैं बड़े जो छोटे तरक्की पजीर ममालिक में से ज़हीन मगर बददयानत, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब और ये है एहसन इकबाल, ऐसे लोगों को चुन लेते हैं और उनको इकोनॉमिक हिटमैन बनाते हैं उनके मुल्क की इकोनॉमी को खराब करने के लिए और उनको मकरूज करने के लिए। और यही किया इन्होंने कि पाकिस्तान को मकरूज और मफलूज किया। उनको $30 बिलियन इन्होंने कर्जा लिया और आधा खा लिया, आधा लगाया, और लगाया इसलिए ताकि अगला इलेक्शन जीत लें, और खाया इसलिए कि उनकी पॉलिसी पे भी अमल करना था और अपना पेट भी भरना था। तो ये इकोनॉमिक हिटमैन है इस मुल्क के, जो ये नैरेटिव लेके चल रहे हैं कि जी हमने बड़ा काम किया है। अवाम को बेचारों को नहीं पता होता ये बुनियादी चीजें, उनको बताने की जरूरत है। मैं कहता हूं उनको फेसबुक पे जाके चेक किया करें। मैंने जो इंफॉर्मेशन दी है आपको बुनियाद पे कि 2008 में
पाकिस्तान $54 बिलियन का मकरूज होता है, $9 बिलियन कर्जा लेती है आपकी पीपल्स पार्टी, हर पाकिस्तानी 75,000 का मकरूज हो जाता है। उसके बाद जब PMLN की हुकूमत आती है, सो कॉल्ड तजर्बाकारों की, ये लेते हैं $30 बिलियन कर्जा, और लेते किस लिए? खाने के लिए और ब्रिजेस बनाने के लिए, ताकि अगले इलेक्शन में जीत जाएं। ये एक बहुत बड़ी बैनुल अक़वामी साजिश का हिस्सा है। इनका नैरेटिव खतरनाक है पाकिस्तान के लिए, और अब अवामुन नास तक ये पहुंचाना मीडिया की और हम जैसे पॉलिटिकल वर्कर्स की जरूरत है, ताकि पाकिस्तान को हम असल बुनियादों पे खड़ा करें। ये कहते थे हम पाकिस्तान को एशियन बैगर बना दिया इन्होंने पाकिस्तान को। राइट। डॉलर 16 रुपए जब बढ़ा है, सोचे जरा, 1 रुपए जब बढ़ता है, 1 रुपए बढ़ता है, 100 अरब का नुकसान होता है। 16 रुपए ऊपर चला गया, 1600 अरब का नुकसान 2 हफ्तों के अंदर हुआ है। ये इनका तजुर्बा मुझे बताएं। ये बात आगे इब्रार हक साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें बताया कि आप भी ये मामला लेकर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग दिस। उस्मान डार साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने एक मौक़िफ़ दिया है, वो ये कह रहे हैं कि एक टेक्निकल गलती ज़रूर हुई है इकामे की, जिसपे वो नाअहल हो गए हैं, लेकिन करप्शन कोई नहीं की है। ये बात वो पहले भी कहते रहे हैं, लेकिन अभी आपने सुना कि राजा आमिर साहब ने भी ये बात की कि ये फिर नैब का केस भी बनता है। आपका क्या ख्याल है, ये मामला आगे तक जाएगा? अभी ख्वाजा अगर राना सनाउल्लाह मुझे सुन रहे हैं तो ये मुझसे राब्ता करें, मैं इनको ख्वाजा साहब के फॉरेन अकाउंट्स देता हूं, जिसमें मिलियंस ऑफ दिरहम की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, और वो भी कैश काउंटर के ऊपर। और ये कैसे कहते हैं कि इन्होंने करप्शन नहीं की या मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की? मेरा ख्याल है इन्हें केस का पता ही नहीं है कि ख्वाजा साहब का केस हाली 62(1)(f तो था ही था। हमने साथ इनके फॉरेन अकाउंट्स पकड़ के दिए हैं, उनमें से वो अकाउंट्स हैं जो डिक्लेयर नहीं है, और एक आधा जो उन्होंने डिक्लेयर किया उसके अंदर करोड़ों रुपए पाकिस्तानी आ रहे हैं, जा रहे हैं। अगर ये तनहा पाकिस्तान में ले रहे हैं तो एक सादा सा सवाल है, पाकिस्तानी अवाम समझदार है कि फिर वो करोड़ों रुपए कौन से वहां डाले जा रहे हैं, फिर आगे यूएस से भेजे जा रहे हैं अपनी अहलिया के अकाउंट में। तो मैं ऑलरेडी नैब में भी जा चुका हूं, नैब में फाइल पड़ी है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद नैब जागेगी। पहली जागी हुई है माशाल्लाह, लेकिन तेजी से काम करेगी ताकि कौम को इनका करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग से भी दागदार चेहरा दिखाया जा सके। देखिए, ये जो चूरन ही मैं कहूंगा बेचते हैं, मासूमियत का जी कामा पे निकाल दिया। अखलाकियात का बार जो है पार्लियामान पे हाय है। 16 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे थे, छुपाई हुई थी, काम भी नहीं कर रहे थे। आप बताएं, आपका जो फॉरेन मिनिस्टर है वो रिपोर्ट कर रहा है एक सीईओ को, यूएई की कंपनी की, यूएई की कंपनी का सीईओ ख्वाजा आसिफ को कंट्रोल कर रहा था। क्या ये कम बड़ा जुर्म है कि हमारा ऐसा मुमकिन है इंडिया में, यूरोप में, अमेरिका में, कि उनके फॉरेन मिनिस्टर्स जाके यूएई में काम करें? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली वेरी वैलिड क्वेश्चन। हम एक वक्फा लेते हैं, उसके बाद मज़ीद बात करेंगे। एंड वेलकम बैक। उस्मान डार साहब, कॉन्स्टिट्यूएंसी में, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि वो बड़े पॉपुलर लीडर हैं, काफ़ी जीत कर भी आए हैं, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या सूरत हाल है? देखिए फिर पहले तो मेरी कोई इनके साथ जाती ये लड़ाई नहीं थी। आपको अंदाज़ा नहीं है, मैं आपको दावत देता हूँ, आप सियालकोट आए, एक प्रोग्राम करें वहाँ। यकीन मानिए, इन्होंने वहाँ एक खौफ का आलम बना रखा था। ये खुद को सियालकोट का गॉडफादर समझते थे। इन्होंने वहाँ मतलब करप्शन का बाजार गर्म था, कोई छाबड़ी वाला, कोई दुकानदार, हर एक से ये बता ले रहे हैं, जो नीचे इनके चल रहा है एक TMA सिस्टम ले रहे हैं वहाँ पर। हाँ, जो मेयर सिटिंग बैठे हैं और उन्होंने आके फ्रंटमैन छोड़े हुए हैं। लोग जश्न मनाएंगे परसों, इंशाल्लाह ताला हम योम नजात मना रहे हैं सियालकोट में। लोग आप देखेंगे कितनी बड़ी तादाद में बाहर निकलेंगे। 32 साल से ये वहाँ मुसल्लत थे, 32 साल से ये खानदान वहाँ मुसल्लत था। ना पीने का साफ पानी 32 सालों में अवाम को मिला है, ना कोई यूनिवर्सिटी मिली है वहाँ 32 सालों में, ना कोई हॉस्पिटल मिला है, ना कोई स्कूल ठीक किए गए हैं। इन्होंने दिया क्या है सियालकोट की अवाम को 32 सालों में? अवाम तो योम नजात की तैयारी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला एक जबरदस्त जश्न होगा सैटरडे को सियालकोट की सड़कों पे, और उस दिन मरियम बीबी को जवाब मिल जाएगा परसों के सियालकोट के अवाम अदालत के इस फैसले के साथ खड़े हैं।
Right, ये sir. चीज कहना कि जी इन्हें कामे पे निकाल दिया और शायद कोई टारगेट किया जा रहा है, इस परसेप्शन की हम नफी करते हैं। रंगे हाथों ये पकड़े गए हैं, फॉरेन अकाउंट्स रखे हुए और एम्प्लॉयमेंट, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट था इनका। ये कौम को पता होना चाहिए। कैसे शेख साहब, आपने खुद ही बता दिया पार्लिमानी कमेटी के हवाले से जो सूरत हाल है, लेकिन हम जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जमहूरियत को बचाने की, वोट के तकद्दुस की, सो पॉलिटिकल पार्टीज में बाहर के ममालिक में तरीक़ाकार होता है कि अब हम चेक करें और किस किस के पास से काम आए। ये इस किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन आपके ख्याल से होनी चाहिए तमाम पार्टीज में? जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही या कोर्ट्स ने ही फैसला देना है? देखिए, जो ये बड़ी अच्छी तरह ये बात की गई। देखिए ना, ये तो वाकई पार्लियामेंट का काम है कि कानून किस तरह हम अमेंड करते हैं या उसमें चेंज करते हैं। तो ये अगर कानून में तब्दीली नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट या दूसरी कोर्ट्स तो उन कवानीन के मुताबिक फैसले करेंगे। तो आप समझते हैं कानून में तब्दीली नहीं? मैं नहीं, देखिए ना, करनी चाहिए थी। अगर ये फैसला हम समझते हैं जैसे अकामा का मामला है या 61 और 62 का जो मामला है, बहुत कम लोग उस पर पूरे उतर सकते हैं। ठीक है, ये चंद लोगों के खिलाफ एक्शन हो जाएगा, चंद लोग उसके वही उनके जुर्म होगा, उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। तो ये वेग है, कानूनी वेग है, इसमें क्लैरिटी आनी चाहिए। So, बेहतरी हो सकती है। So we'll come to you on this कि क्या बेहतरी की गुंजाइश है? Is it a weak? बिल्कुल जी, मैं जाती तौर पर अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आर्टिकल 62(1)(f) के उसमें नहीं हूं कि ये बड़ा एक ऐसी चीज है कि जिसमें कोई डायमेंशंस नहीं है, आपके पास कोई मीटर नहीं है। But having said that, ये दो केसेस ले लें, नवाज शरीफ साहब का और ख्वाजा आसिफ का। ये कोई बाहर का मुल्क होता, लेट्स से अमेरिका होता या यूरोप होता का कोई मुल्क होता, वहां पे अलाउड था इस किस्म के मामलात रखना? इसी बेसिस पे क्या वहां डिस्क्वालिफिकेशन होती? आप यूके को आप ले लीजिए, यूके को ले लीजिए, वहां भी कोड ऑफ कंडक्ट है और उसमें उन्होंने जो सबसे बड़ा बैरोमीटर रखा हुआ है वो है कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर होगा उसमें सबसे ज्यादा जो खुसूसियत है ऑनेस्टी है। बेनिफिट केस था बड़ा मशहूर, दो सिनेमा टिकट्स के ऊपर डिस्क्वालीफाई ऑनेस्टी। और अगर वहां पे ये होता तो वो मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट से पहले ही रिजाइन दे देते मॉरली, कि जब इतने ज्यादा एलिगेशंस आ रहे हैं। तो ये जो है ना सादिक और अमीन, ये दुनिया के हर पार्लियामेंट और हर कानून में है कि ऑनेस्टी तो पब्लिक ऑफिस होल्डर, आप पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप फॉरेन मिनिस्टर हैं, अगर आपके अंदर ये ऑनेस्टी वाली चीज नहीं है और अगर आप छुपा रहे हैं, और उन्होंने ओपनली कह दिया इस जजमेंट में कि जनाब ये जो मैंने अकामा और ये जो डॉक्यूमेंट्स बनाए थे ये तो सिर्फ मैंने उसके जो लॉज हैं उससे बचने के लिए बनाए। और एक और बात उसमें उन्होंने लिखा है जी लीगल एडवाइजर, और उसमें इनकी पिटीशन है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तौर पे उनका है। उनका जी यहाँ तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट लिखा हुआ है, आप कहते हैं लीगल, तो वो खाता आ गया जी वो हमने जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट लिखा है वो सिर्फ जस्ट टू हुडविंक द यूएई अथॉरिटीज लिखा है और असल में ये लीगल एडवाइजर्स थे। तो ये इसी जजमेंट में लिखा हुआ है। ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग उस्मान राज साहब। लेकिन कमिंग बैक टू 61 एंड 62, इसमें इमरान खान साहब भी कह चुके हैं कि इसमें बेहतरी की गुंजाइश है। क्या पीटीआई की अगर गवर्नमेंट आती है तो आप इस पे काम करने के लिए तैयार होना चाहिए? अगर बेहतरी की गुंजाइश है तो फिर पार्लियामान को आइन को रिविजिट करने की जरूरत है इन 62, 61 को। अगर हम यही समझते हैं एंड ऑफ द डे जी कि ये ज्यादती हो रही है, लेकिन मैं जिस केस को लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया था वो एक बड़ा सॉलिड ग्राउंड्स थी डिसऑनेस्टी की, मिस डिक्लेरेशन की और मनी लॉन्ड्रिंग की। उस पर तो उन्होंने फैसला नहीं दिया इनके अकाउंट्स पे, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आने वाले चंद दिनों में नैब इस मामले में जरूर हरकत में आएगा। और फिर ये क्या जवाब देंगे जब इनको नैब बुलाएगी कि आए जी अब आप आके अपने फॉरेन अकाउंट्स में जो करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो कैश पैसा जमा हो रहा है वो कहां से आ रहा है, वो सोर्स ऑफ इनकम कहां है, सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर नहीं। ये वही केस बनेगा जो नवाज शरीफ साहब के ऊपर बनेगा। देखिए हमको एक चीज याद रखनी चाहिए कि जितनी भी इंटरनेशनल हॉस्टाइल एजेंसीज हैं लाइक रॉ, सीआईए, इन्होंने फ्रंट कंपनीज बनाई हुई हैं, तो इसके भी चांसेस हैं कि ये कहीं से पैसे पकड़ रहे हैं, कोई मुल्की राज इधर उधर जा रहे हैं। और आपको पता ही है कि इनकी क्वालिफिकेशन है क्या, ये जो बात कर रहे हैं इनका स्किल्ड लेबर वहां डेजिग्नेशन लिखा हुआ था, और ये जो इनका प्रोफेशन रहा है माजी में ये बैंक क्लर्क थे आज से 80s की दहाई में। तो अब देखिए बैंकर बट इट्स वेरी लो प्रोफाइल बैंकर, कोई हाई पोस्ट पे ये रहे नहीं है। तो ये अब 16 लाख रुपए ले रहे हैं लीगल एडवाइजर के, और वो भी टेलीफोन पे दे रहे हैं। मतलब ये देखें ना, एक टोटल फ्रॉड, टोटल फ्रॉड जिसे कहते हैं। इसी पे कैसे शेख साहब अगर बात करें कि अगर ये मामला नैब में भी चला जाता है, आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं, आगे इंटीरियर मिनिस्ट्री के लिए भी आपकी केस जा रहा है,
कितना मुश्किल वक्त आने जा रहा है PMLN के लिए? जी दुरुस्त आप कह रही हैं, ये तमाम मामलात PMLN पे काफ़ी मुश्किल हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ आप दूसरी पार्टियों के भी अगर चेक करेंगे ना, जो कुछ दौर गुजरा है, पीपल पार्टी का दौर गुजरा है, जो कुछ सिंध में हो रहा है, मैं वहीं रहता हूँ, कराची रहता हूँ, मुझे पता है जो कराची के हालात हैं, जो लड़काना के हालात हैं, जो कुछ हुआ है, अगर देखिए सबके साथ होना बिल्कुल होना चाहिए एहतसाब। ये लग ये रहा है, मैं गलत हो सकता हूँ, लग ये रहा है कि मुस्लिम लीग को कहीं टारगेट बनाया जा रहा है, हमें तो ये, और आम जनरल पब्लिक भी यही समझ रही है। देखिए केसेस अगर कोई उनकी करप्शन के किसी के भी हैं, मेरे हैं या किसी के भी हैं, तो वो तो कोर्टें फैसला करेंगी, वो तो अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ऐसे ऐसे अलकाब हमने उन लीडरों को कह दिए हैं, हर किस्म के बुरे से बुरा लफ्ज हमने अपने टॉप लीडरों को कह दिए बगैर डिसीजन जजमेंट होने के। ये ज्यादती है, इस तरह नहीं होना चाहिए। और ये ज्यादती नहीं है कि आप आवाम को ना बताएं कि आप कहीं और नौकरी करते हैं, ये ज्यादती नहीं है आप ना बताएं कि हम कोई मैं और तो नहीं काम कह रहा कि ये करते हैं। ज्यादती नहीं है, उसका तो फैसला आज आ गया ना, जो फैसला आ गया वो तो हमारे सामने है, उसको तो हम कोर्ट्स के जो जजमेंट है हम कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक हुई है, तो इस तरह तो, और लेकिन सबके साथ होना चाहिए ना, एक सिर्फ एक पार्टी के लीडरों को या बाकी के, अगर यही मामलात उनके हैं दूसरी पार्टियों के या मेरे किसी के भी हैं, तो तमाम इवन हैंडेडली होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन टू यू राजा साहब, कितने चांसेस है सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलने के? ख्वाजा आसिफ के जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, देखिए सुप्रीम कोर्ट से एक तो रिलीफ, इनको सबसे पहले इंस्टेंट रिलीफ चाहिए कि जी इसको सस्पेंड किया जाए। अगर वो नहीं होता और ये रेगुलर अपील चली जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जरूरी नहीं कि इस ऑर्डर को सस्पेंड करे, सस्पेंड नहीं होगा तो बाय द मिडनाइट, क्योंकि मुझे याद है इसमें इस जजमेंट में भी उन्होंने रजिस्ट्रार को कहा है कि फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये भेजिए और वो इसे डी नोटिफाई करे। अगर ये डी नोटिफाई हो जाते हैं तो इंटरम रिलीफ इनको नहीं मिलेगा, फिर ये जजमेंट चलेगी, इलेक्शंस अगर आ जाते हैं 1 महीना और उस दौरान फैसला नहीं आता तो ये वैसे ही खत्म। फॉरेन मिनिस्टर अभी और नो? अभी मुझे नहीं पता कि इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई, लेकिन मुझे लगता है कि सुबह तक ये डी नोटिफाई हो जाएंगे। You would not be the foreign minister. Right. Thank you so much, gentlemen, for being on the program. Do give me your feedback on my Facebook page or my Twitter account. अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।